हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 6 बिंदा। बिंदा एक मर्मस्पर्शी कहानी है। लेखिका महादेवी वर्मा की बाल सखी बिंदा अबोध अवस्था से ही कष्टमय जीवन जी रही थी। बाल सखी होता है बेटा बचपन की सहेली। अबोध अवस्था जिस समय हमें अपना कोई ज्ञान नहीं होता, कष्ट में मतलब दुखों से भरा हुआ। रात दिन चक्की की भांति काम में लगे रहने पर भी उसे प्रतिक्षण अवहेलना सहन करती थी। मतलब सारा दिन वो लड़की काम करती रहती थी, किंतु फिर भी उसे हर पल हर समय लोगों की आलोचना का, लोगों के तानों का सामना करना पड़ता था। इस बालिका के संघर्ष में जीवन की व्यथा को लेखिका ने शब्द प्रदान किए, यानी कि उसने अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उसको लेखिका ने कहानी के रूप में लिखा है, जिसका अंत बिंदा के अंत के साथ ही हुआ है। भीत सी आँखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो बाद में कठिनाई होगी। लेखिका कहती है, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी जिसे वो बहुत ही कमज़ोर सी और छोटी सी लगती थी और अपने आप में ही रहने वाली। उसकी तरफ लेखिका देख रही थी और उसके जो पिता ने वो प्रवेश पत्र लिया था, जो एक फॉर्म सा लिया था, उनको महादेवी वर्मा जी ने लौटाया और कहा कि आपने आयु ठीक नहीं भरी है, आपने एज जो है इस फॉर्म में सही तरह से फिल नहीं किया है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो बाद में मुश्किल आएगी। कठिनाई में होता है मुश्किल आना। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में ही 14 की हो गई। गत मैंने होता है बेटा पिछला, आषाढ़ अपना हिंदी महीना है। चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो महीने होते हैं हिंदी महीने होते हैं। जैसे अब श्रावण मास चल रहा है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी। विस्मित मैंने हैरान सा होकर देखा अपनी भावी विद्यार्थिनी क्या होता है बेटा, जो गर्ल स्टूडेंट होती है। जैसे मतलब स्टूडेंट तो विद्यार्थी हो गया ना, बॉय स्टूडेंट, और गर्ल हुई तो उसको विद्यार्थिनी कहते हैं। 14 वर्षीय किशोरी के सहज उत्साह से अपरिचित। जब एक लड़की बड़ी होती है, किशोरावस्था में जाती है, तब उसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, तो उसके अंदर एक अलग सी शर्माहट सी आ जाती है, शर्म सी आ जाती है। लेकिन ये जो लड़की थी जिसे महादेवी वर्मा जी देख रहे थे, वो इस सहजता की भावना से, शर्मीली की भावना से क्या थी, अनजान थी, परे थी, जानती नहीं थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। कहती, मैं उसकी माता के बारे में जानना चाहती थी, जानने की मेरी इच्छा थी। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, किंतु दूसरी तरफ से उत्तर मिला कि मेरी दूसरी पत्नी है, आप तो जानती ही होंगी। उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा की या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। कहता है, जैसे उसने कहा कि मेरी दूसरी बीवी है, मतलब तो कहे मेरा मन जो स्मृतियाँ होती, यादें, पुरानी यादें, कहे काफ़ी समय पुरानी यादों में खो गया। जो उसका मन था लेखिका का, सोच किस बारे में रही थी, उनकी बचपन की सहेली बिंदा के बारे में। बिंदा उस समय की मेरी बाल सखी थी, बचपन की सहेली थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु के अमिट अंतर को नहीं समझा था। मतलब जब तक लेखिका को ध्यान नहीं था कि जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख से और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे रही थी, जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई,
न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। लेखिका तब इतनी अबोध थी, इतनी अनजान थी, इतनी छोटी थी कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो इंसान एक बार मर जाता है वो कभी वापस इस संसार में नहीं आता। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। संसार का मेरा अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार उठती कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। कहती उसकी कुतिया थी एक नीचे जो अंधेरी कोठरी में पड़ी होती थी। कहती वो जब भी उसके पास से लेखिका गुजरती थी तो वो सतर्क पहरेदार, मतलब एक पहरेदार की तरह खड़ी हो जाती थी और ऐसे लेखिका की तरफ गुर्राती थी। कहती मैं जब मेरा मन करता था कि उन छोटी छोटी कुतिया के छोटे छोटे बच्चों को उठा के उनके साथ खेल लूँ, लेकिन जो कुतिया थी वो इतनी ज़ोर से गुर्राती थी कि वो लेखिका डर जाती थी। और कहती जो मैं उनके बच्चों के ऊपर प्यार लुटाना चाहती थी वो तो मेरा सब ख़त्म हो जाता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता में दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनको कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। कहते पूरी पूसी जो थी कि जानवर जो होता है ना बेटा, वो अपने बच्चों को दांतों से उठाता है, और जानवरों के दांत कितने तीखे होते हैं ये तो पता ही होगा आपको। कहते वो अपने बच्चों को इतने प्यार से दांतों से उठाती थी कि एक भी दांत उनके बच्चों को छू तक नहीं पाता था, मतलब चुभ नहीं पाता था। ऊपर की छत के कोनों पर कबूतरों का और बड़ी सी तस्वीर के पीछे गोरैया का जो भी घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों में उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को मैंने अनेक बार देख चुकी थी। कहते हमारे जो पीछे की जो एक कोने पर जो कबूतरों का जो घोंसला बना हुआ था उसके अंदर क्या है, जो मादा कबूतर थी, जो माँ थी, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी चोंच से दाना उनकी चोंच के अंदर डालती थी, उनके मुंह के अंदर डालती थी ताकि वो बच्चे खा सकते। बच्चिया को हटाते समय रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। कहते जब गाय की जो बच्चिया थी जब उसका दूध पी रही होती थी, जब उसको हटा देते थे तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रंभाती थी जैसे रो रही हो कि मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीना जा रहा है। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी वह भी तो बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से यह समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। कहते एक भिखारिन आती थी जो अपने एक बच्चे को तो अपने कंधे पर उठा के रखती थी, चिपका के रखती थी, और एक को उंगली पकड़ के लोगों के घर पर कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। कहते मैं सोचती थी, मतलब जिस भी माँ को देखती हूँ वो सभी के सभी क्या अपने बच्चों को लेकर चिंता में रहती हैं। हाय मेरा बच्चा खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, उसको सोने का समय हो गया, उसके उठने का समय हो गया। कि एक माँ की जो सारी ज़िंदगी है वो सारी की सारी क्या अपने बच्चे पर डिपेंड हो जाती है। उसका बच्चा खुश है तो वो खुश है, उसका बच्चा रो रहा है तो वो रो रही है, उसका बच्चा परेशान है तो वो भी परेशान है। कहते इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में कोई भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया था कि एक बच्चा उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो भगवान ने क्या कर दिया, एक माँ नाम के जीव को बना दिया ताकि उसके किसी बच्चे को कष्ट ना हो। बिंदा की भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची या बिंदा क्या कहती थी, नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे का चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों और नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सांवरी पट्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनिंदी सी आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदा रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे।
क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। कहते जो बिंदा की जो नई अम्मा थी वो अपना श्रृंगार कैसे करती थी, क्या वो बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, और क्या साड़ी पहनती थी वो, और क्या वो इतनी अच्छे से कंघी करती थी, मतलब ऐसे लगता था, और उस कंघी करते हुए अपने बालों में चीर निकालती थी और उसके अंदर अपना एक सिंदूर भरती थी, मांग भरती थी अपनी। ऐसे लगता था जैसे किसी ने 2 सांवरी पट्टियाँ लगा रखी हैं और उसके बीच में एक लाल रंग की लाइन खींच दी हो। इतना मतलब इतनी सफाई से वो मांग भरती थी अपनी। आँखों पर इतना सुंदर वो काजल लगाती थी जैसे कि आँखों के ऊपर किसने काली डोरी बांध दी हो। ठीक है। कानों में इतने सुंदर वो कानों में पहनने वाले कर्णफूल पहनती थी, गले में सुंदर सी माला पहनती थी, हाथों में नगों से जड़ी हुई क्या थी, रंग बिरंगी वो चूड़ियाँ पहनती थी, और पैरों की जो बेटा उंगलियों में जो छल्ले पहने जाते हैं उन्हें बिछुए कहते हैं। बिछुए कहते हैं, उसके घुंघरूदार बिछुए थे जो उससे बहुत अच्छे लगते थे। लेखिका अपनी बात कर रही है कि उसे जो बिंदा की माँ बिछुए पहनती थी उससे अच्छे लगते थे। ये सब अलंकार होता है बेटा गहने। ये सब गहने उससे गुड़िया की सी समानता देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र से जाना पड़ता था। कहते उन्हें लगती तो वो देखने में तो सुंदर लगती थी, लेकिन जो उनका व्यवहार था वो लेखिका को बहुत अजीब सा लगता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता। लेखिका को जब उसकी माँ प्यार से उठा रही होती थी कि उठ जा बेटा उठ जा, मतलब प्यार से उठा रही होती थी, गर्म पानी से उसका हाथ मुंह धुला रही होती थी लेखिका की माँ, ऊनी कपड़ों से उसको सजाती थी, मतलब नहलाने के बाद उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, मना कर गुनगुना दूध पिलाती थी, मतलब पी ले बेटा पी ले, ऐसे उसकी माँ उसको करती थी लेखिका की माँ। तब पड़ोस के घर में जो पंडिताइन चाची का स्वर था, यानी कि उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ऊंची आती थी, उच्च से उच्चतर, मतलब ऊंचेपन की भी सीमा। यदि उस गर्दन तर्जन का कोई अर्थ समझ न आता तो श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उनकी शब्दावली परिचित होने के कारण कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। कहे कि जब मतलब वो पंडिताइन चाची जब बोलती थी तो उनकी जो बातें थी ना वो दिमाग के अंदर एक अजीब सी उलझन, अजीब सी परेशानी पैदा कर देती थी लेखिका के मन में। उनकी बातें क्या होती थी, उठती है या मैं आऊँ, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता थी, जो मतलब जो गर्माहट थी उनके वाक्यों में, उससे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। यानी कि लेखिका जो उम्र में बहुत छोटी थी, उसका मन अबोध था, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो भी जान लेता था कि अब जो पंडिताइन चाची है उसका स्वर कुछ अलग है। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन के चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। तो जब भी मैं जाती थी सोचती थी कि इस घर में हो क्या रहा है, तब क्या मुझे आंगन के चौके में, मतलब आंगन से लेकर चौका चूल्हे तक सिर्फ बिंदा ही दिखाई देती। फिरकनी होते फिरकी की तरह घूमने वाली, फिरकी कैसे होती, गोल गोल घूमती रहती ना, मतलब हर जगह बिंदा ही दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी भरना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर का तमाशा जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। कहते जो बिंदा जो लेखिका की उम्र की थी, तब वो बिंदा क्या करती थी, कभी वो झाड़ू दे रही होती थी, कभी आग जला रही होती थी, कभी नलके में से पानी भर रही होती थी, कभी अपनी नई अम्मा को दूध का कटोरा भर के दे रही होती थी। कहते उसको काम करते हुए देखना मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई एक बाजीगर सा बैठा हो और वो उसे अपनी बिंदा को उंगलियों पर नचा रही है और बिंदा वैसे ही नाच रही है जैसे। क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे, क्योंकि जो बिंदा थी वो लेखिका की उम्र की थी और लेखिका बिल्कुल काम नहीं करती थी और बिंदा क्या थी, सारा दिन काम करती थी। पर जब उस विस्मित
देने वाला कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था। तब जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती। कहते जब इन सब चीज़ों के बावजूद जब चाची कठोर स्वर में गूंजती थी ना घर में, तो घर पे जो उनके पति थे पंडित जी, वो भी चुप हो जाते थे। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता, वही बिंदा घर में चुपके चुपके से कौन सा नटखटपन करती रहती, इससे मुझे प्रयत्न करके भी मैं समझ नहीं पाई थी। कहते कभी कभी मेरी माँ भी मुझे कह देती थी कि बिंदा देखो कितना काम करती है ना। तो कहते लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि ये खेलती कब है, बिंदा खेलती कब है। मैं एक भी काम न करती थी, सारा दिन घर में उद्यम मचाती रहती थी, पर मुझे माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी, न ही आंखें निकाल देने का भय दिखाया। कहते मैं तो कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन अपनी मम्मा को तंग करती रहती थी, किंतु फिर भी मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा अरे मरती है कि नहीं, कभी नहीं कहा मुझे ये बात। ना ही मुझे कभी आंखें दिखाई कि ये काम करती है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनका संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका, न मेरी उलझन सुलझ पाई। कि जब भी मैं पूछती थी कि पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह क्यों नहीं है, तो बस ऐसे करती थी मतलब ना वो हाँ बोलती थी, ना वो ना बोलती थी, ना कोई उसका सटीक आंसर देती थी, बस हैं करके चुप हो जाती थी। तो क्या उनके इस हैं से जो मैं पूछना चाह रही थी वो प्रश्न मेरा हमेशा प्रश्न ही रह जाता, कभी उसका उत्तर ना बन पाता। बेटे ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।